महाकवि जयशंकर प्रसाद के स्कंद गुप्त नाटक में स्कंद गुप्त का यह संवाद प्रासंगिक प्रतीत होता है। अधिकार सुख मादक और सारहीन होता है। यह सच है कि जहाँ अधिकार होता है वहाँ मादकता उन सब में विद्यमान हो जाती है और अंततः वह तत्वहीन प्रतीत होता है। अधिकार सुख मादक और सारहीन होता है। गांव के एक चौकीदार में भी अधिकार सुख अंग्रेजी शासन काल और कथित स्वाधीनता काल के मध्य में चौकीदार का भी एक व्यापक महत्व था। यानी उसमें भी अधिकार की भावना निहित थी और उसके कार्य आचरण व्यवहार से उसमें प्रशासन की गंध भी रहा करती थी। नूनार की कहानी तब तक अधूरी रहेगी जब तक नगनाथ तिवारी जी की कहानी सामने नहीं आती है। गांव में पट्टीदारों का विस्तार था, आपस में एक दूसरे में द्वंद्व था, संघर्ष होता था, लड़ाई झगड़े भी हो जाते थे, मारपीट भी हो जाती थी। किंतु उस मारपीट में कूदने वाले पहले व्यक्ति हुआ करते थे नगनाथ तिवारी। आपस में जब डंडे चल रहे हों तो बीच में जाकर के वो खड़े हो जाते थे। एक ऐसा दृश्य जो है उपस्थित हो जाता था जैसे महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह शिकार पर आपस में लड़ने लगे और लड़ाई इस स्तर की बढ़ी तो हथियारों से वो संघर्ष करने के लिए तत्पर हो गए और बीच में एक पुरोहित जो ब्राह्मण थे वो आए और किसी के द्वारा शस्त्र चलाए जाने से उनकी हत्या हो गई। मृत्यु के पूर्व उन्होंने कहा था कि लड़ो मत। आखिर दो के द्वंद्व के बीच में पुरोहित जी को जाने की क्या आवश्यकता थी, लेकिन पुरोहित जी के मन में राजधर्म था और राज्य के पालन का भाव था। उनके भीतर राष्ट्र भाव था, संरक्षण की प्रवृत्ति। नगनाथ जी में वही भावना थी, यानी वे स्वभाव से उग्र थे, किंतु पक्ष और विपक्ष में वो निर्णय तत्काल ले लिया करते थे। जिसका अपराध होता था उसके विरुद्ध भी वह आवाज उठाते थे। अधिकार सुख मादक होता है और जमींदारी का जो नशा है वह नशा तो निश्चित रूप से उन्माद पैदा करता है। रघुनाथपुर ऐसे कई गांव थे नूनार के अंतर्गत, बगल में ही रघुनाथपुर था और वहाँ की आधिकारिता विद्यमान थी। वहाँ एक भगत जी थे
उनके कुल में किसी का देहावसान हो गया, उसका उनका वारिस कोई नहीं था। किंतु उस समय जमींदारी के समय में एक नियम था कि जिसका वारिस न हो उसकी भूमि जमींदार के यहाँ वापस चली जाती थी। इस प्रकार उनके परिवार में जो पुत्र रहित मृत्यु हुई थी, उसके कारण उनकी जमीन हमारे गांव के ही श्यामदेव जी पाणे के पास चली गई और भी 2 लोगों के पास उनके हिस्से की भूमि गई। श्यामदेव जी पाणे में अधिकार सुख था और उनमें मादकता भी थी। डमरी भगत रघुनाथपुर के बहुत निर्भीक और निडर प्रकृति के व्यक्ति थे। उनके भीतर संघर्ष की भावना थी। श्यामदेव जी पाणे और डमरी भगत में युद्ध सा माहौल पैदा हो गया। बड़ी मेहनत से उन्होंने मक्के की फसल लगाई उस भूमि में जिस भूमि का कोई वारिस नहीं था, और वह श्यामदेव जी पाणे के नाम से आ गई थी, क्योंकि जमींदारी थी और उसका नियम भी था। डमरी भगत इतने निडर थे, साहसी थे कि उस समय फसल उगाने लगे। उनके ताप को हरने के लिए, उनके गर्व को चूर चूर करने का भाव गर्व से ही और दमन से ही श्यामदेव जी पाणे अपने प्रभाव में लेना चाहते थे। 10-20 लोगों को लेकर मक्के की खड़ी फसल, उसमें बाल जो है माने अभी निकल रहे। प्रत्येक मक्के के पौधे में जब बाल निकलने का समय होता है, जब उसके गर्भ में होता है, तो वह क्षण घातक होता है उसके नष्ट करने वाले के प्रति। और 10-15 लोगों का समूह लेकर के 2-3 बीघे में खड़ी फसल को उन्होंने कटवा दिया और प्रत्येक 3-3 बोझे 4-4 बोझे लेकर पशुओं को चारा खिलाने के लिए ढोने लगे। मैं उस समय लगभग 6 वर्ष की आयु का था और मुझे इसका बोध नहीं था, किंतु यह प्रतीत हुआ जब बोझा लेकर के गांव में लोगों का काफिला आने लगा। उसमें लोगों के भीतर वेदना थी, क्योंकि खड़ी फसल थी और खड़ी फसल की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। उसके पक जाने के उपरांत उसको काटना चाहिए था। श्यामदेव जी पाणे और डमरी भगत में द्वंद्व इतना बढ़ गया कि उन्होंने किसी प्रकार से खामपार थाने में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने गांव में डेरा डाला। हाथी पर सवार कई लोगों के नाम को सिपाही ने पुकारा और जितने लोगों का नाम पुकारा गया उन सब को खामपार थाने में जाना पड़ा। श्यामदेव जी पाणे, विश्वनाथ जी पाणे, कौशल जी पाणे,
ये सभी लोग हाथी पर सवार होकर के और थाने पहुँचे। थानेदार ने कहा कि दूसरे की फसल उजाड़ने वाला, लूटने वाला हाथी पर चढ़ करके आया है। उसी समय पट्टीदारी के 2-3 लोग भी उपस्थित थे। लक्ष्मण पांडे भी गए थे। थानेदार ने कहा कि जो लॉकअप होता है उसके भीतर सबको घुसाने लगा और लक्ष्मण पांडे जब वो जाने लगे तो उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास का एक भजन गाना शुरू किया कि केशव कहि न जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र समुझी मन ही मन रही। थानेदार ने सुना और उसके उपरांत उन्होंने कहा कि प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। थानेदार ने बुलाया तुरंत और कहा कि अब जाइए। उन्होंने अनुरोध किया कि सभी लोगों को छोड़ दीजिए, अब उसका निष्कर्ष जो है वो निकाला जाएगा। सभी लोग मुक्त किए गए खामपार थाने से। लेकिन दमरी भगत में साहस था और साहस के जरिए उन्होंने एक कटही में बाजार लगता था जो श्यामदेव जी पांडे की भूमि से संबंधित था। उस बाजार से उनकी आमदनी होती थी। कम से कम बुधवार का एक दिन का बाजार, उस बाजार के दिन जो है साग सब्जी बहुतायत रूप में इकट्ठी हो जाती थी। घर का तो काम चलता था। उस बाजार को ही उठा करके सोहनपुर क्षेत्र में हीरामना बाबा यानी ब्रह्म जो है हीरामणि ब्रह्म, उस स्थान पर दमरी भगत बाजार ही उठा करके लेके चले गए। क्योंकि बाजार में जितने भी वस्तुएं आती थीं, विशेषकर साग सब्जी की और अन्य वस्तुओं की, उसकी सामग्री अगल बगल के गांवों के लोगों के द्वारा बाजार में ला करके बेचने की कार्यवाही होती थी। सोहनपुर से अन्य के व्यवसायी भी आते थे, मिठाई की दुकानें भी लग जाती थीं और बाजार 1 बजे से लेकर के और 5 बजे तक चलता था। बाजार में बहुत रौनक रहती थी, भीड़ भाड़ रहती थी, उससे कौड़ी भी मिलती थी, पैसा भी मिल जाता था, सब्जी भरपूर मिल जाती थी और मिठाई की दुकानों से कौड़ी मिल जाया करती थी। कौड़ी यानी पैसा मिल जाया करता था। जब हीरामणि ब्रह्म के यहाँ के क्षेत्र में बाजार लगाना शुरू किया तो अंततः नूनार के जो अधिकार सुख का आनंद लेने वाले लोग थे, उनके भीतर से नीचे से जमीन खिसकती हुई दिखाई पड़ी। क्योंकि बाजार नज़दीक में है और वहाँ से सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, इसलिए बाजार जहाँ था वहीं रहना चाहिए। इसके लिए पंचायत की गई, दमरी भगत को समझाया गया, दमरी भगत मान गए। लेकिन निस्संदेह दमरी भगत में वह तेज था। नगनाथ तिवारी जी श्यामदेव जी पांडे के इस कृत्य से दुखी थे, क्योंकि मक्के की फसल का काटना और जो अभी अंकुरित हो रहा है यानी बीज रूप में
वो तैयार हो रहा है, उसमें बालें आ रही हैं, और उसको काटना उसी तरह से है कि जब कोई किशोर अवस्था का होता है और उसका उस पर विराम लग जाना, उसका विलग हो जाना, यह दुखद क्षण होता है। मक्के की फसल में जो आनंद आता है, जो लहलहाता है पूरा खेत, तो इसको देख करके नगनाथ तिवारी जी के मन में पीड़ा थी और श्यामदेव जी से वो सहमत नहीं थे। इस पर उन्होंने आपत्ति भी व्यक्त किया था। नगनाथ तिवारी कहीं अगर झगड़े होते थे, हमने पहले ये बताया कि उसमें वो कूद जाते थे, लेकिन उनके भीतर नियंत्रण की भी अच्छी प्रकृति थी। किसी समारोह में पूड़ी बेलने वाले, सब्जी बनाने वाले, सब्जी काटने वाले पर भी ध्यान रहता था, और साथ ही भोज के कार्यक्रम में आए हुए लोगों के खाने पीने की पत्तलों पर भी उनकी निगाह रहती थी, और निर्भीकता पूर्वक कुछ कहने में चूकते नहीं थे। आपस में अगर लड़ाई हो रही हो तो बुरा भला कह देना उनके स्वभाव में था। कुछ भी बक जाते थे, कुछ भी कह जाते थे, यह नहीं सोच पाते कि उसका परिणाम क्या होगा। यद्यपि उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण किया, श्रम किया। उनके पुत्र नथुन तिवारी गाड़ी रखते थे। नगनाथ तिवारी जी ने बैलगाड़ी सुविधा कर दी थी, और आगे चल कर के जब टायर लगी हुई बैलगाड़ी आ गई तो उन्होंने उसकी भी सुविधा अपने बड़े पुत्र को, ज्येष्ठ पुत्र को दे दी। नगनाथ तिवारी की तरह नथुन तिवारी भी बहुत ही निर्भीक थे, बेबाक थे। बैलों और पशुओं के बीच जो भी रहता है, शासन का भाव उसके भीतर विद्यमान हो जाता है, और गाड़ीवान जब गाड़ी पर बैठता है तो बैलों की पूंछ मोड़ता है, आगे बढ़ने की हिदायत देता है, इशारा करता है और डंडे भी चलाता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति रहने के कारण स्वभाव में एक प्रशासन की आदत हो जाती है। बड़बोलापन तो उनमें था, नथुन तिवारी जी में नहीं था। नगनाथ तिवारी जी में बड़बोलापन नहीं था, उनमें एक तार्किकता होती थी और उससे अपना प्रभाव पैदा करते थे। लेकिन नथुन तिवारी में जो बोल था उसमें उनका स्वाभिमान झलकता था। अकटई बाजार में से उनकी बैलगाड़ी गुजर रही थी। बीच में उन्होंने कहा, बैल आगे नहीं बढ़ रहा था, दोनों बैल नहीं बढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि राम नयन गुंडा बने हो, आगे नहीं चल रहे हो। राम नयन जी महामना मदन मोहन मालवीय में विद्यालय में, इंटर कॉलेज में प्राचार्य थे। यह बात उनके यहाँ चली गई कि रामनयन गुंडा बने हो
और आगे नहीं बढ़ रहे हो। नथुन तिवारी में एक विशेषता थी कि जब वहाँ से कुछ अध्यापक उनके पास आए पूछने के लिए, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, हमने कहा था बैलों से, उनको तो नहीं कहा था। नथुन तिवारी कम से कम 4 किलोमीटर दूरी पर जो चिमनी होती थी, ईंट का भट्ठा होता था, जिस किसी का भी मकान बनता था उसकी ईंटें ढो देते थे। उनका एक स्वभाव था, इतना परिश्रम था उनके भीतर, यानी ईंटें लदवाते थे, लादते भी थे, और बैलों को नाद करके और बैलगाड़ी से लेकर आते थे और गांव में गिरा देते थे। मैं समझता हूँ कि जो जिनके पास क्षमता थी 2-4 कमरे बनाने की, वो सारे कमरे नथुन तिवारी जी के योगदान से बना। उन्होंने भट्ठे से ईंटें गिराई, और जब कभी खेतों में खाद डालनी पड़ती थी, जो गोबर इकट्ठा होता था, उसमें भी वो सहायता करते थे। जो पारिश्रमिक था वह तो लेने का उनका स्वभाव था, और वो जोड़ना खूब जानते थे। शादी विवाह लगाना, करना और कराना, स्पष्ट बातें बोलना, अपने पिता के एक संस्कार को वो हमेशा संजोए रखते थे। नथुन तिवारी, नगनाथ तिवारी और शंकर नाथ तिवारी और शिवनाथ तिवारी, ये 3 उनके पुत्र थे। उनके पुत्रों में भी पूरी सहजता थी, और नगनाथ तिवारी जिस किसी के यहाँ भी कोई संताप होता था, वहाँ उनकी उपस्थिति हो जाती थी। जिस समय प्लेग फैला हुआ था, चूहे गिर रहे थे घरों में और लोग तड़प रहे थे, दोनों जंघों के और पेट के बीच में जो कौड़ी होती है, वो कौड़ी फूल जाती थी और तड़प करके मौत हो जाती थी। शवों को भी निकलवाने का काम लक्ष्मण पांडे के साथ नगनाथ तिवारी करते थे। जितना खरा बोलते थे, उतना ही उनमें करुणा भी होती थी। भीतर से उतना ही कोमल थे, और ऊपर वाणी से केवल कठोर प्रतीत होते थे। उनकी वाणी से कभी कभी लोगों को तकलीफ हो जाती थी। आदमी की प्रकृति होती है, और वो कुछ छिपाते नहीं थे। जिसका पक्ष लेना होता था, वो एक पक्ष में खड़े हो जाते, लेकिन पक्ष लेने के पहले यह कह दिया करते थे कि आप इस दिशा में गलत हैं और अपने भीतर सुधार लाइए, और सही होने पर ही आपका पक्ष लिया जा सकता है। यद्यपि गांव में जितने भी अनेक घर थे, वही अधिकार सुख मादक और सारहीन होता है। अधिकार था जमींदारी का, कई गांवों का। भीतर जो दीप जल रहा है, उस दीप में तेल है कि नहीं, यह भावना नहीं रहती थी। लेकिन दर्प विद्यमान रहता था।
विशेषकर श्यामदेव जी पांडे। और जब कभी वो चलते, रामलोचन पांडे का भी वर्चस्व था क्षेत्र में। वह कहा करते थे, गांव में रामलीला का आयोजन होता था, श्रीमद् भागवत रामायण की कथा होती थी, रामचरितमानस की कथा होती थी। इन सब का संयोजन लक्ष्मण पांडे करते थे। रामलोचन पांडे जब भी वो चलते थे श्यामदेव जी पांडे, तो ये कह देते थे कि चलत दशानन डोलत अवनी। यह तंज था। श्यामदेव जी पांडे के यहाँ एक हाथी थी, एक रामलोचन पांडे के यहाँ हाथी थी। हाथी का पिलवान रघुनाथपुर का था। और हाथी स्वभावतया प्रकृतिगत रूप से एक आंख उसकी चली गई थी। पिलवान हाथी को गाली देता था, और गाली देते हुए वह कहता था कि कनवा ठीक से चल, नहीं चलोगे तो उसके बाद जो उनका हथियार होता था उसका रोपण कर दिया करते थे। और श्यामदेव जी पांडे के भाई विश्वनाथ पांडे की भी एक आँख प्रभावित थी, तो कहते थे कि सारे हनीफुआ हम ही के घर आवता। विश्वनाथ पांडे पहलवान थे, कुश्ती का आयोजन करते थे, और क्षेत्र के पहलवानों का उन्होंने उनके अखाड़े में निर्माण भी हुआ था। गांव के बगल में टाणी टोला, वहाँ अहिर थे। बग्गी का टोला, बग्गी अहिर थे। टाणी टोला में भी अहिर थे। और उनके पास उनके मन में अखाड़े के प्रति लगाव था। अखाड़े में विश्वनाथ पांडे जो बबुआ कहलाते थे, यानी उनके साथ वो कुश्ती सिखाते थे, लड़ते भी थे, उसी में उनको आनंद आता था। नुनार में एक परस्पर भाव था, संघर्ष भी था। गांव में सूकर का पालन था, सूअर का। रामलाल 15-20 सूकरों को लेकर वो खेतों में चले जाते थे, और जहाँ सूकर खेतों में जाएं वो पूरा खोद देते थे। मुखदेव गायों को चराने के लिए सैकड़ों गायों को लेकर घूमा करते थे। तो गोपालन था। और गजाधर जो भेड़ियार थे, वो भेड़े भी चराने के लिए चलते थे। भेड़ की प्रकृति है समूह में चलने की, और सूअर की प्रकृति है थोड़ा अलग हो जाने की, बिखर जाने की। कभी कभी सूअर गांव में भी घुस जाते थे। लोगों के मन में तड़प हो जाती थी। तो रामलाल इधर सूकरों को लेकर के चराने निकलते थे, तो मुखदेव अहिर इधर सैकड़ों गायों को लेकर के चराने जाते थे। और गजाधर भेड़ों को लेकर के चराने जाते थे। भेड़ों का जो बाल होता है, उस बाल की कटाई होती थी, और वो कंबल भी बनाते थे। 2 भाई थे, कंबल भी बनाते थे, निर्माण होता था। जाड़े के दिनों में
शरीर को गर्म रखने के लिए। उसका नाम ही था बेणिहारा कंबल, कंबल का नाम ही था। आगे चल कर के जब कंपनियां विकसित हुई तो कंबलों में सरलता आई, किंतु यही सत्ता की चूक थी। जो भेड़ों का पालन करते थे, कंबल बनाते थे, वह एक प्रकार का कारखाना था। जो शूकर पालते थे, शूकर में गुण होता है, शूकर अवतार भी है हमारी परंपरा में। और गोपालन का विस्तार भी था। जो टोला है रामचंद्र चौधरी का, जहाँ गोसाई लोग, गोस्वामी लोग रहते हैं, वहाँ पर भी गोपालन का विस्तार था। आज दूध के लिए हाहाकार हो रहा है। कंपनियां नकली दूध बना करके बेच रही हैं। उस कालखंड में दूध का प्रवाह था, और वो भी देवरिया की दही, सजाव दही। मुंह आनंद से भर जाता था। सजाव दही, ये तो काशी में उस प्रकार की दही कभी मिली नहीं, या अन्यत्र भी नहीं मिलती है। जो उधर जो कौशल है, गोरखपुर है, देवरिया है, बस्ती है, कुशीनगर है, वहाँ जो दही जमाने की प्रक्रिया है वो भिन्न प्रकार। दूध को इतना खौलाया जाता है, इतना तपाया जाता है कि सारा जल निकल जाता, उसके बाद अंश जो है दूध का ही बचता है, और उसके जमने पर दही भी गाढ़ी होती है, और उससे घी भी, जो मलाई है, मलाई भी निकलती है। उसका स्वाद भी है। जब कभी मैं गांव स्थित जो विद्यालय है उस पर उपस्थित होता था, तो उस क्षेत्र के, यानी पूर्वी भाग के, सोनपुर क्षेत्र के, बग्घी के टोले के, टाणी टोला के लोग जो है सजाव दही पहुंचा दिया करते थे। बड़ा आनंद आता था। मैं कह रहा था, अधिकार सुख मादक और सारीन होता है। क्या पता था कि 1952 में जमींदारी चली गई, लेकिन श्यामदेव जी पांडे को विश्वास ही नहीं था कि अंग्रेज चले जाएंगे। बाकी लोगों को ये विश्वास था, और आंदोलन में भी उनकी भूमिका थी। नगनाथ तिवारी निर्भीक प्रकृति के व्यक्ति थे, बेबाक बोलते थे, और किसी भी प्रकार का कार्य, वैवाहिक हो या सामाजिक हो, या रामलीला का आयोजन हो, या भागवत कथा का आयोजन हो, रामायण कथा का आयोजन हो, उन आयोजनों में निर्भीकता पूर्वक लोगों से सहायता करने के लिए कहते थे, और उनको बाध्य भी करते थे। चाहे काली जी की पूजा हो, चाहे जो सती हैं, सती स्थान पर पूजा का महत्व हो,
उन सब में उनकी सक्रियता विद्यमान हो रहती थी। नगनाथ तिवारी के भीतर नेतृत्व का भाव था, निर्भीकता थी, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, वह कहने से चूकते नहीं थे। कहानी को विराम देते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त